आप देख सकते हैं इस टाइम जेके फर्स्ट न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें। वो फाइनली जो लोगों का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता जो है वो जम्मू में एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी थोड़े ही देर के बाद जो है हम आपको लाइव तस्वीरें बताएंगे कि जिस तरह से वो थोड़ी ही देर के बाद जो है वो अपनी काफिला के साथ जो है यहाँ से निकलेंगे। जम्मू एयरपोर्ट जो है वो पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो समर्थन है वो किस तरह से खुश हैं और थोड़ी ही देर के बाद जो है यहाँ से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आप ही से सीखा है तो आप देख सकते हैं फाइनली जो है वो अब आप देख सकते हैं फाइनली जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें यहाँ पहली बार अमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला फाइनली जम्मू पहुँच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें आप जो है जेके फर्स्ट न्यूज़ पे देख सकते हैं। फाइनली जो है वो जम्मू पहुँच चुके हैं। ये उनका काफिला जो है वो जम्मू से रवाना हो चुका है और आप ये ठीक तस्वीरें देख सकते हैं। लगभग करोड़ अगर बात करें तो 370 के बाद पहली बार जो है वो जम्मू पहुँचे हैं। आप इस टाइम में देख सकते हैं किस तरह से खुश है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। ये एक बड़ा काफिला जो है यहाँ से गुजरता हुआ फाइनली जम्मू जो है इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ। ये लाइव तस्वीरें हमारे कैमरामैन आपको बता रहे हैं। तो आपने देखा ये किस तरह से जो काफिला था वो जम्मू में पहुंच चुका है और जम्मू समर्थकों का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो बड़े नेता जो हैं इस टाइम जम्मू पहुंच चुके हैं। बड़े नेता थे वो आज जम्मू पहुंचे। अभी वो थोड़ी देर के बाद जो है जो शेर भवन से हम आपको लाइव तस्वीरें जो है अब हमको दिखाएंगे जो उन्होंने बड़े अपने वर्करों को और जो अपने बड़े नेता थे उनको जो है वो संबोधित करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जनाब डॉक्टर फारूक साहब और जनाब उमर साहब तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश करूंगा सरदार जैसे वजीर से कि वो सरोपा भेंट करें जनाब फारूक साहब को। जैसे वजीर साहब सरोपा ये सरोपा नाम है। बड़ी मेहरबानी उधर भी पहले पाओ ना उधर ही करो और बाहर कर दो। बोलो ना जी बोले सुने बोले सोनिया बैठ जाओ। मैडम सिट डाउन। अच्छा जनाब हमने प्रोग्राम जो रखा है उसमें शुक्र करो इसके दीदार हो रहे हैं। इसका भी कोई भरोसा नहीं। उसके बाद उमर साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर बहुत अच्छा किया जनाब और अब्दुल्ला साहब। ये भी बहुत अच्छी लगाई।
बहुत अच्छा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग जिलों से रौनक बदल गई, शक्ल बदल गई। पुलिस बैठ जाइए अलग अलग ये आपकी जेल है सर। जिलों से तशरीफ लाए हुए मेरी कश्मीर और बाली साहब की मेहरबानी। हाँ इसे ये कभी नहीं बनता अगर बाली साहब ने इसको बुजुर्गों नाम ही राहुल रखा है। बाली का ही रखना चाहिए, बाली का। आज एक बड़ा बड़ा त्योहार है। चलो चलना चाहिए ना। कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ते जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तकरीबन 1.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में आए और आज एयरपोर्ट तो नहीं इतने तक जो स्वागत दिता होया वो इस बात का प्रतीक है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लखनपुर तो नहीं है तुरपुर तो बहुत जगह पाएगा। आप कर ले इसके बगैर गल कर तो ठीक समझ जाएगी। और डोगरी विच गल कर, बिल्कुल जबरदस्त डोगरी बात, जबरदस्त। 4 अगस्त की रात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब की खुला मिल जाएगा चार हिरासत में लेता गया गर्म तो और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शख्स ने ये तो काली जेड़े कि आपको अमल चाहिए। एक यूनियन मिनिस्टर दे दें, चीफ मिनिस्टर दे दें और जेड़े प्रतीक हैं जम्मू कश्मीर के विच भारत के उनके ऊपर PSA लगाया गया और मैं समझना PSA की भी शर्म आई होने की भी फारूक अब्दुल्ला पर लाया गया अच्छा यार, और उमर अब्दुल्ला साहब भारत का सबसे बड़ा गद्दार तो मैं जेड़े जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहते थे, जेड़े यूनियन मिनिस्टर रहते थे, उनके ऊपर PSA लाया गया और तोमर लाई कि ये लोग इकट्ठा करने के काबिल आदमी है जो लोगों को इकट्ठा करके इलेक्शन करवाता है और लोगों से वोट दिलवाता है। मतलब जमहूरियत की जम्मू कश्मीर कायम रखने का जरा निशान है, उसी तो PSA लाओ और उससे कहते जमहूरियत मजबूत होगी, उससे कहते भारत मजबूत होगा। एक बड़ा बड़ा सवालिया निशान है कि जिन्हें PSA लाया उन्हें किस बुनियाद पर PSA लाया। साढ़े कायद उमर अब्दुल्ला पर जिन्हें 1 साल तकरीबन जेल में कटी। आज मैं जम्मू संभाल की तरफा फारूक साहब शुक्र है रब दा मेरे सारे साथी इसका भी 2-4 तालियां के स्वागत करिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब का स्वागत करो। इन्हीं जोरदार तालियां बजा के पता लगेगा जम्मू खान एक तासुर दिता जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद एक संभाल के भी सीमित है। एक तासुर दिता जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के सीमित है और सिर्फ एक वर्ग के तक सीमित है, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें सदर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, जिसमें नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब हैं और हर जम्मू कश्मीर के आदमी की जमात है और जम्मू कश्मीर के लोगों की जमात है और हिंदू मुस्लिम सिख की जमात है और पूरे जम्मू कश्मीर की जमात। तुसें 5 अगस्त का वाक़ा होया और 5 अगस्त की जम्मू कश्मीर रियासत का पूरी की पूरी शक्ल बदली गई और जिससे जो शक्ल बदली गई इतने बड़े वादे किए गए और खास तौर पर जम्मू के लोगों ने वादे किए गए। भी कोई शर्म नहीं है अपने डॉक्टर साहब उमर साहब कि जम्मू के भी कुछ इलाके ने लोग बड़ी बड़ी खुशी मनाई,
पटाखे चले, आतिशबाजियां हुई, लड्डू भी बंटे और एक तासुर दिता गया कि जम्मू कश्मीर जरा है हूं हिंदुस्तान का हिस्सा बनी है, लेकिन वो भूलिए, वो भूल गए कि जम्मू कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। और जिस जम्मू कश्मीर के आइन के बारे में, जिस जम्मू कश्मीर के आइन के बारे में वो बात करते हैं, उसके प्रियम्बल में लिखा है जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो जम्मू कश्मीर का आइन था जिसमें वो कहते हैं कि उस आइन में शायद कोई ऐसी खिलाफत थी। डॉक्टर साहब ने आखिर उड़िया कि सारी जंग मुल्क करने नहीं है, सारी जंग मुल्क के निजाम में करने हैं। डॉक्टर साहब ने वादे करी हो कि मुल्क में करने कोई लड़ाई नहीं है, सारी कानून के दायरे के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूत करनी और भारत डिफेंस स्ट्रक्चर की मजबूत करनी सारी लड़ाई है। और जेरे हक और हुकूक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हिंदुस्तान के आइन दिते गए उनके लिए लड़ाई है। सारी लड़ाई कोई देश करने नहीं है, क्योंकि देश करने कोई लड़ाई नहीं हो सकती। जेरे लोग अभी एंटी नेशनल का तकमा देंगे, मैं उन्हें चेतावनी देना, 22 अक्टूबर से मनाया गया डॉक्टर साहब, या 22 अक्टूबर मनाया गया, या 22 अक्टूबर मनाया गया, लेकिन लोग भूल गए कि 22 अक्टूबर के दिन जिन लोगों ने शहादत दी उनमें मकबूल शेरवानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और मास्टर मोहम्मद अजीज थे, जो बारामूला में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं की और नंदरी की रक्षा करेंगे। वो पहले प्रहरी बने। भारतीय फौज 26 अक्टूबर को आई, 22 अक्टूबर से पहले कश्मीर के लोगों ने नारा दिया, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। और वो उसको लीड कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। तो हम एंटी नेशनल हुए। आप 22 अक्टूबर मनाते हैं, आप 22 अक्टूबर का दिन मनाते हैं, तो सबसे बड़ी खराज अकीदत पेश करनी है तो मकबूल शेरवानी को करनी होगी, मास्टर मोहम्मद अजीज को करनी होगी, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को करनी होगी, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिंदू मुस्लिम सिख जो वर्कर्स है उनको करनी होगी, तब नेशनल करनी होगी। लैंड लॉज लाइन और महाराजा हरि सिंह जी बहादुर का जो 1927 का स्टेट सब्जेक्ट लॉ था वो तो पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन 5 अगस्त के बाद भाजपा के कदावर नेता जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं और जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी थे, उन्होंने बार बार जम्मू के लोगों को आश्वासन दिया, नेशनल टीवी पे, लोकल टीवी पे, और कहा कि हमारे होते आपकी जमीन और आपकी नौकरियां जो हैं वो महफूज हैं, आप चिंता न करिए, चिंता ना करिए। बस उन्होंने बार बार एक ही नारा दिया, डॉक्टर साहब चिंता नहीं करनी आ सकती, उन्हें छाती ठोकी क्या डॉक्टर साहब चिंता नहीं करनी, जम्मू वालों आ सकते हैं, लेकिन जम्मू वाले ने यदि आपको ही पता नहीं कुछ है उसके बाद टेलीफोन बंद हुई। मीडिया में मेरे दोस्त खड़े, जिस वक्त नए लैंड लॉज आए, इन्होंने मुझे बताया कि भाजपा ने जिन्हें भी कदावर नेता उन्हें टेलीफोन स्विच ऑफ, क्योंकि ये पूछने जाते आजकल माइक लेके पूछते हैं ना कि क्या है, उन्हें माइक की बात कर, उन्होंने स्यापा ही चिंता नहीं करनी, हम बैठे थे तो जो मर्जी करना, हम अपना हक मांगते हैं और हम चाहते हैं कि जो महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉ लाया, जिसके तहत हमारी नौकरियां, हमारी जमीन बची थी, और जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड टू द टिटर लाया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का कोई आदमी बिना छत के नहीं सोता, कोई आदमी है जरा राती सड़क ऊपर सौंदा जरा जम्मू कश्मीर का रोने आता उसे पासे है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके घर में दाने नहीं है जनाब, और किसी ने फांसी नहीं दी अपने आप को जैसे बाकी हिंदुस्तान सुसाइड नहीं की। और उमर साहब के साथ मुझे
शर्फ हासिल हुआ गुरेज जाने का, कुछ ना मिले तो आलू हर जगह उगाने की जगह अपनी अपनी हर गांव में है। हर आदमी आप पहाड़ चले जाइए, मुझे इनके साथ शर्फ हुआ पहाड़ों में जाने का, वहां पे भी लोग अपनी रोटी का गुजारा करते हैं, क्योंकि महाराज साहब ने वो कब्र दिया, शेख साहब ने उस कब्र को मजबूत किया, लैंड टू दी टिलर देकर। जो लैंड टू दी टिलर है, आज जितने इलाके आपके आबाद हैं जनाब जम्मू में, और गरीब से गरीब आदमी जो एम्पावर हुआ वो उनकी वजह से हुआ। आज हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, आज हम उमर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लोगों की जितनी भी कोई लंबी चौड़ी डिमांडें नहीं है हमारी। जम्मू के लोग खट्टे मीठे लोग नहीं है, सीधे साधे होते, जितने शरीफ अभी वो बढ़िया गलियां होती है ना, कश्मीर वाले जो है सर वो पॉलिटिकली चार्ज हैं, और सीधे साधे हैं, सीधे साधे शरीफ लोग अभी जितने चलाओ चली पहुंचे। लेकिन रोटी और छत जो है उसके लिए हमारे लिए जरूर लड़ाई करें। हमारा छत किसी के, कोई आदमी बिना रोटी के ना सोए, कोई बिना छत के ना रहे, और बिना रोजगार के कोई ना रहे। पिछले 5 साल में जनाब आला 3 साल बीजेपी पीडीपी की सरकार, उसके बाद 2 साल केंद्रीय सरकार की सरकार, नौकरियां ही नहीं है जनाब। तो 50,000 का वादा था, 50,000 का वादा था। मैं जनाब जिस वक्त सतपाल मलिक साहब आए, उन्होंने 50,000 नौकरियों का वादा किया। जनाब महबूब साहब तशरीफ लाए, उन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया। और उसके बाद अब सजा साहब आए, इन्होंने 50,000 की बात की है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनाब यारा 25% है, जो बयान अभी आया है इकोनॉमिक टाइम्स के अखबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा मुद्दा है। हमारे नौजवान जाएं तो जाएं कहां, नौकरियां नहीं मिली हैं। सियासत बाद में होगी, सियासी बातें बाद में होंगी। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इनकी तरफ अपने आप को वादाप्रस्त करें, और न हम लोग कमिट करें अपने आप को कि इनकी स्ट्रगल में हम इनके साथ होंगे, ताकि इनका बेहतरी हो और इनके बढ़े। जनाब वाला यहां कैजुअल लेबर का मसला है, ये मेरे मीडिया वाले साथी बैठे हुए यहां सारे लाख आदमी है तकरीबन सर जो सड़कों पे है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने बायोमेट्रिक करा के पूरा सिस्टमेटिक तरीके से 60,000 लोगों का कहा कि इनके सारे वोचर हैं, इनका सब कुछ है। वो कैबिनेट मीटिंग होनी थी, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। जनाब वाला आपको याद होगा, जनाब ने वो करवाई थी एक्सरसाइज, वो सारी बायोमेट्रिक। फिर उसके बाद एक बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद फिर एक रिसर्च हुई, लेकिन अभी तक नौकरियों वालों को नौकरी नहीं मिली, उनको नौकरी दिलानी। जनाब वाला आपकी उतनी ही जिम्मेवारी आपकी और उमर साहब की है जम्मू की तरफ, जितनी आपकी कश्मीर या लद्दाख की तरफ है। आज मैं आपका सफाई इस पार्टी का जम्मू संभाग की तरफ आपका ये आग्रह करता हूं आपको और उमर साहब को कि जम्मू को भी दिल के उतना ही करीब रखें जितना कश्मीर और लद्दाख को आप। हम जम्मू कश्मीर में प्रतीक हैं, नेशनल कांग्रेस प्रतीक है हिंदू मुस्लिम सिख तारीख। आज जम्मू तारीख के ऐसे दौराह पे खड़ा जहां जम्मू में हर किस्म का आदमी रहता है, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। शायद पूरे जम्मू कश्मीर में वाहिद जम्मू सूबा एक ऐसा सूबा है जिसमें हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं और सेकुलरिज्म की मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है। आपसी भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। यही वो जगह है जहां ईद भी मनाई जाती है बड़े जोरों शोर से, दिवाली भी मनाई जाती है, गुरपूरब भी मनाया जाता है, क्रिसमस भी मनाई जाती है, जैन धर्म के भी, मतलब के भी, बौद्ध धर्म के भी, और जो विस्थापित भी आए हैं उनको हमने हमेशा अपना लिया। लेकिन
आज हमारी शनाख्त, जो हमारी डोगरा प्रथा है, जो हमारी गोजरी पहाड़ी प्रथा है, जो हमारी गलियानी किश्तवाड़ी भद्रवाही प्रथा है, जो हमारी बसोली बन्नी की अपनी प्रथा है, उसको बचाने के लिए हमारी लड़ाई है, ताकि हमारा अस्तित्व ना खत्म हो, हमारी अपनी जो पहचान है वो खत्म ना हो। ऐसा ना हो कि कल डोगरा ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल गुर्जर ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल पहाड़ी ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल दरियानी ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल किश्तवाड़ी ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल पोगली ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल कश्मीरी ढूंढना मुश्किल हो जाए। जम्मू कश्मीर में वो पहचान हम बचाना चाहते हैं। और आपसे ज्यादा तजर्बेकार जम्मू कश्मीर में आज कोई कितना भी आपके साथ इख्तिलाफ करे, आज आप सबसे बड़े कदावर नेता हैं। जितना मर्जी आप पे प्रहार हो, आपके सीने पे जितना मर्जी कोई प्रहार करे, फारूक अब्दुल्ला से ज्यादा तजर्बेकार जम्मू कश्मीर का कोई ना नेता है। और सबने ये सबूत किया, आपकी जिम्मेवारी। और उमर अब्दुल्ला से ज्यादा मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से परे देखिए, अगली क़यादत में कोई आदमी अगर उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ा होने वाला है तो मुझे बता दीजिए ये आदमी है जो उमर अब्दुल्ला को चैलेंज कर सकता है कि आगे उमर अब्दुल्ला का कोई मुकाबला नहीं। मैं ये बात करूंगा तो लगेगा कि भाई धर्मेंद्र राणा तो इनका सफाई है जम्मू का, ये तो बात कर रहा है कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला से के बारे में बात करेगा, ये तो करेगा, ये अपनी नौकरी बना दो, परौंठे ला दो, रखे हो ला दो, अगर चलो मेरे परौंठे ही सही तो ले आओ के कोई 10 आदमी जेड़ा सामने उमर अब्दुल्ला सामने खड़ा करो, कोई नौजवान ले आओ, कश्मीरी ले आओ, जम्मू का ले आओ, भंडोरिया ले आओ, पुलिस है कोई? और जोरिया बोलो अभी काले इन्हें जोरिया बोलो कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला जम्मू को जाओ। फारूक अब्दुल्ला साहब आप हमारी रहबरी कर रहे हैं, आप हमारी रहबरी करिए, लेकिन हमारा हाथ पकड़ के रखिए और हमारे साथ हमारे हाथ को थाम के रखिए। हम आपके साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख जो है यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ है। जो लोग ये तासुब देने की कोशिश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुकलो मुक्की और जिसमें 5 या ना 5 तरीक को ही ना अभी अंदर मुक्की हो और खतरा थे टेलीफोन होता हम तो उससे मुक्की है। मैं क्या बड़े 1.5 टन की लाश हाँ मुकदे मुका के फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला जिंदा ठेकेंदी करो, इसलिए हिम्मत रखो और दोस्त रहो। हर चुनौती जो आएगी उस चुनौती को हम मिलकर अगर सामना करेंगे, हर चुनौती से हम जीतेंगे, ये जरूर जीतेंगे। आने वाली कई चुनौतियां होंगी। सियासत में टाइम आता है, हमने इक़्तिदार नहीं ढूंढी, हमने हमेशा लोगों का हित ढूंढा, लोगों की सेवा करिए। लोग परेशानी के आलम में हैं, लोगों के साथ जुड़ जाइए, यही मेरी आपसे अपील है। और जनाब उमर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी इनको एड्रेस करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मंच पर बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम सीनियर साथी हजरात, यहाँ पे आए हुए यूथ, पेरेंट और वुमेन विंग के हमारे तमाम वर्कर और साथी, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आज बड़ी मुद्दत के बाद दोबारा जम्मू आने का मौका हासिल हुआ और फारूक साहब और मैंने पहले ही तय किया था कि जम्मू की जमीन पे अगर हमारे पैर पड़े तो सबसे पहले
अपने दफ्तर शेर कश्मीर भवन आके अपने साथियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इन साथियों से हमें दूर रखने की बड़ी कोशिश की, चाहे गिरफ्तारियों के जरिए, चाहे अब आप इधर मत बोलिए, आप बोलेंगे बोलूंगा। साजिशों के जरिए, झूठे बयानों के जरिए कई सारे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जिससे कि ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर, जैसे देवेंद्र ने कहा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब खत्म हो चुकी है। काश उन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की होती, पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की होती, तो उन्होंने शायद ये देखा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंतिम संस्कार करने वाले तो बहुत निकले, लेकिन वो कभी अपनी मिशन में कामयाब नहीं हुए। मैं किन किन सालों का जिक्र करूं, चाहे 53 हो, 84 हो, 89, 90 हो, 2002 हो, बीच में भी कई ऐसे मौके आए जब हमारे मुखालिफों ने यह कहा कि बस अब ये मिट गया, ये उठ नहीं पाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला का करना, उनमें से कई सारे जो हमें मिटाने निकले थे, तिरंगा पे वो कहेगी मैंने नहीं कहा यहाँ से, खुद बच नहीं पाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपनी जगह। हिंदुस्तान आज ये छोटा सा प्रोग्राम हमारे दफ्तर में उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जिन्होंने मुल्क भर में ये झूठी कहानी रचाने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अगर जिंदा हैं भी तो वादी के चंद इलाकों में, वादी के बाहर इनका वजूद मिट गया है, वादी के बाहर के लोगों के लिए ये बात नहीं करते। अक्सर बेशतर कुछ चैनलों के जरिए, कुछ अखबारों के जरिए, कुछ एजेंसियों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ये तासुर, ये तो कश्मीर बेस्ड पार्टी, नाम हमारे जड़ कश्मीर में है, मजबूत है, लेकिन क्या आपको दिखता नहीं है कि इतनी ही मजबूती से हमारे जड़ जो है जम्मू में है, करगिल में है, लद्दाख में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इलाकाई सियासत नहीं की है। हमने कभी एक इलाके को दूसरे इलाके से लड़वाने की कोशिश नहीं की, हमने कभी मजहबी सियासत नहीं की, हमने कभी एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाने की कोशिश नहीं की, हमने कभी बरादरी की सियासत नहीं की, जात की सियासत नहीं की, हमने कभी किसी एक जात को दूसरी जात से लड़वाने की कोशिश नहीं की। कि हमें जो नारा विरासत में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने दिया है, हम उसी को लेके चलते हैं। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख के खिलाफ। लेकिन बदकिस्मती से आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सच और झूठ की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि झूठ बोलना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आप 5 अगस्त 2019 ही ले लीजिए, कितने सारे झूठ उससे पहले इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को सुनाए गए। यहाँ तरक्की नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ गुर्बत है, यहाँ लोग हकाकशी से मारे जा रहे हैं,
तरह तरह के यहाँ पे इलायची पसंद लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे मुल्क के साथ लोग हैं नहीं क्योंकि 370 है। तरह तरह के शोशे डाले गए और ये कहा गया मुल्क को कि अगर 370 और 35 से हटा तो जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम बीमारियां जो हैं उनको रातों रात हम दूर कर देंगे। आज 1 साल 3 महीने हो गए, कौन सी बीमारी का इलाज हमारे सामने है? कहाँ है वो तरक्की का दौर जिसका वादा यहाँ के लोगों के साथ किया गया था? लोग हैं वो भी इस फैसले के साथ पूरी तरह से फिर हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखते हैं, 370 को उड़ाने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए बल्कि ज्यादा दूर आपसे चले गए। जिस नौजवान को हम अपने तरफ खींच के ला रहे थे 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, जिसकी बदौलत सबसे कम आतंकवाद जम्मू कश्मीर में उन सालों में हमें देखने को मिला, सबसे कम नौजवानों का रुख मिलिटेंसी के तरफ उन सालों में 2012, 13, 14 शायद ही कुछ नौजवानों ने बंदूक उठाने का काम किया। किसी महीने 1, किसी महीने 2। आजकल जो कुल मिला के 12-13 के साल के लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर गए, आज वो महीनों में ज्वाइन कर गए। जो 1 साल का नंबर उस वक्त था वो 1 महीने का नंबर आज बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ही करतूतों से इन नौजवानों को और ज्यादा दूर किया। कहा कि अब यहां तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। पिछले दिनों गवर्नर साहब की इंटरव्यू में मैंने पढ़ा, क्योंकि जमीन के ये जो नए कानून बने ये इनको कुछ ज्यादा भारी पड़ना शुरू हो गए हैं, तो कहा कि अब फैक्ट्रियां लगेंगी। आप गवर्नर साहब अगर फुर्सत हो तो कभी गाड़ी में बैठ के यहां से कठुआ जाइए, बड़ी ब्राह्मणा में रुकिए, कीजिए महीना वहां पे। अगर आपको फैक्ट्रियां नजर नहीं आई तो मेरा नाम बदल दीजिए। बड़ी ब्राह्मणा से निकल के जरा सांबा के और जाइए। फुर्सत हो तो उस वक्त के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को अपने साथ बुलाइए, सलाखिया साहब को, और उनसे जरा पूछिए कि क्या ये फैक्ट्रियां 370 हटने से पहले लगी या 370 हटने के बाद लगी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 1, फेज 2, फेज 3 जिसकी बदौलत वहां बड़े बड़े कारखाने लगे, उनको 370 हटने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर फुर्सत हो तो वहां से थोड़ा आगे कठुआ तक जाइए, चिनाब टेक्सटाइल के प्लांट में जाके जरा मुआयना करिए कितने लोग वहां पर रोजगार हासिल करते हैं, और कंपनी के मालिक से पूछिए कि हम आपने ये 5 अगस्त 2019 से पहले फैक्ट्री लगाई या 5 अगस्त 2019 के बाद। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कश्मीर में अगर आज फैक्ट्रियों की कमी है वो 370 की बदौलत नहीं, वो खौफ और डर की बदौलत है। अगर आज तक हम किश्तवाड़ में या डोडा में या रजौरी में या पुंछ में ज्यादा लोगों को कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं कर सके, वो 370 की बदौलत नहीं,
वो हमारी ज्योग्राफिया की बदौलत। तो फिर किसको ये झूठी कहानियां? बड़ा जी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट होगा, डेट भी तय किए गए। उस वक्त के गवर्नर साहब ने बहुत जोर शोर से कहा अब लाखों करोड़ आएंगे। कहां गए वो लाखों करोड़? कौन सा नया दौर यहां शुरू हुआ? मुझे तो कहीं तरक्की नजर नहीं आती। जिन प्रोजेक्ट्स को आपने आज रिबन काटे, उनकी शुरुआत या तो मेरी हुकूमत में हुए होंगे या हमारी हुकूमत के बाद मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती जी की हुकूमत में हुए। आप कुछ नया दिखाइए ना। 1 साल 3 महीने बहुत हो गए हैं। पूछिए गुलाम नबी आजाद साहब से, जिन्होंने एक डेढ़ साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे हज हाउस हो, चाहे और जम्मू में भी काफी सारी चीजें बनी। क्या किया? इसीलिए हम बार बार 5 अगस्त 2019 से पहले कहते थे इस झांसे में मत आइए कि 370 और 35A का हटना जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित होगा। सबसे बड़ा नुकसानदेह अगर फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया है वो 5 अगस्त 2019 का फैसला था। आज हम अपनी जमीनों पे भी सही तरीके से सलामत नहीं है और हम बार बार उस वक्त कहते थे कि जम्मू के लोगों होशियार रहो, कश्मीर तक पहुंचने के लिए जम्मू से गुजरना पड़ता है। कश्मीर की जमीनें जब वो खरीदने आएंगे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले वो जम्मू की जमीनें खरीदते हुए यहां से निकल जाएंगे। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तभी तो ये बीजेपी वाले अपने फोन बंद करके बैठे रखते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। जब ये कहते थे कि हमें वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दिलाया है कि हमारी जमीनों को कोई खतरा नहीं, हमारे रोजगार को कोई खतरा नहीं, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप को कोई खतरा नहीं, तो शायद दिल्ली से उन्होंने गलत खबर सुन के यहां आपके सामने पेश की। कहते हैं कि किसानों की जमीन जो है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें भी सच्चाई नहीं। साफ तौर पर उस ऑर्डर में लिखा है कि एक मामूली से सरकारी ऑर्डर और दस्तखत के तहत एग्रीकल्चरल जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल जमीन में तब्दील करके बेचा जा सकता है। जिस RS पूरा की बासमती को यहाँ के किसान मेहनत करके उगा के बाकी मुल्क में बेचते हैं, आज उस RS पूरा के किसान को भी इस बात का यकीन नहीं है कि क्या अगले साल वो अपनी जमीन का मालिक होगा या नहीं। तो फिर जमीन हमारी नहीं, नौकरियां हमारी नहीं, स्कॉलरशिप हमारे नहीं। और अजीब बात यह कि बाकी रियासतों में यही बीजेपी वाले अलग अंदाज में बात करते हैं। हरियाणा की हुकूमत ने कल ही कहा कि 75% नौकरियां हरियाणा के मेयरों के लिए रखी जाएंगी। अरे वाह, आपके लिए वहां एक कानून, और जब हम अपनी नौकरियां अपने लिए बचा के रखते थे, आप कहते थे तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोगों को अलग निजाम चाहिए, हम ये निजाम होने नहीं देंगे, एक मुल्क में अलग अलग सिस्टम हो नहीं सकते। अरे भाई, अगर हो नहीं सकते तो फिर ठीक है, मेरे जम्मू के रहने वाले हरियाणा जाके बिना किसी रुकावट के वहां जमीन खरीदे, नौकरियां नहीं लगी देखें, वो आप उन्हें नहीं दोगे।
हिमाचल में आप हमें जमीन खरीदने नहीं दोगे, नौकरी तो दूर की बात। मैं किन किन रियासतों का नाम लूं जहां हिंदुस्तान के आईन के तहत वरना जमीन खरीदी जा सकती, ना वहां पे रोजगार हासिल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर का कानून उनको खाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे उनको इख्तियार नहीं किया। यहाँ के लोगों से बदला लिया गया, क्योंकि 2014 में यहाँ के लोगों ने मिशन 45 उनका कामयाब नहीं किया, बस जिद निकाली गई, बदला लिया गया। कोई भी बाशिंदा इस रियासत का इस फैसले के साथ नहीं है। कुछ खुलेआम अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं और कुछ दबी अल्फाज होते हैं, क्योंकि बाकी बीजेपी वाले कुछ करें ना करें, एक चीज में उनका कोई मुकाबला नहीं है और वो है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। शायद इससे पहले अगर मुकाबला था तो हिटलर की हुकूमत में उसके भी जिसने प्रोपेगेंडा का इतना इस्तेमाल किया हो। जैसे ही कोई 370 की बात करे, इनका मशीन चालू हो जाता है, कुछ अपने सोशल मीडिया के जरिए, कुछ व्हाट्सएप के जरिए और कुछ इनके चाहे हुए चैनलों के जरिए। देखो जी 370 की बात हो गई, ये पाकिस्तान की बात कर रहा है। अरे भाई 370 का जिक्र पाकिस्तान के आईन में नहीं हुआ था। 370 का जिक्र अगर हुआ था तो हिंदुस्तान के आईन में हुआ था। तो 370 की बात करना पाकिस्तान की बात कहां से हुई? 35A का जिक्र किसी और मुल्क के आईन में नहीं था, इस मुल्क के आईन में। तो 35A का जिक्र करना मुल्क के खिलाफ बात करना कैसे किया? अरे ये तो बुनियाद थी जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ मिलने की। अगर ये बुनियाद नहीं डाली गई होती, ये ढांचा बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ खासकर जम्मू के लोगों को डराने के लिए कि तुम लोग अगर 370 की बात करोगे तो हम सीधा आपको एंटी नेशनल करार देंगे। तो तभी अल्फाजों में क्या कहना, हम आपके साथ हैं लेकिन बाहर आके कर नहीं सकते। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वक्तन मैसेज और फोन करते हैं, तो कहते हैं आप हम जम्मू के हैं, हम आपके साथ हैं, हम नहीं चाहते हैं कि 370 या 35 हटे, हम नहीं चाहते हैं कि रियासत का बंटवारा हो, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ यूनियन टेरिटरी हो। लेकिन हम शायद खुलेआम आज के दिन में इस बात का जिक्र कर नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम हैं आपकी बात करने के लिए। कोई आपसे नहीं कहता कि आप सड़कों को उतर के निकल के अपनी बात करेंगे। आपने कभी अल्फाजों में ही अपनी बात हम तक पहुंचा दी, उतना हमारे लिए काफी है। बाकी हम आपकी आवाज लेके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये किसी एक इलाके की लड़ाई नहीं है, किसी एक मजहब की लड़ाई नहीं है, किसी एक फिरके की लड़ाई नहीं है और किसी एक खानदान की लड़ाई नहीं है। जिस चीज को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा वजूद है, हमारी पहचान है, हमारा मुस्तकबिल है। ये ना बचा तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं रहा तो अपने बच्चों को क्या कहते हैं? माँ बाप मेहनत करके जहां एक मंजिल बनाने की उनकी हिम्मत होती है, वो बुनियाद 2 मंजिल के मकान की डालते हैं, ये सोचते हुए कि जब मरने के वक्त में मैं ये मकान अपने बच्चों के हवाले करूं तो एक अच्छा अलीशान मकान मैं उनके नाम पर छोड़ दूंगा। आज इन कानून के बदलने के बाद माँ बाप को ये भी यकीन नहीं रहा कि वाकई उनके पास कुछ होगा कल अपने बच्चों को देने के लिए।
ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ये एक तंजीम की लड़ाई नहीं है, ये इलाके की लड़ाई नहीं है, ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। इसमें कुछ खुलेआम हमारा साथ देंगे, कुछ पीछे से हमारी ताकत बनते हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं और इंशाअल्लाह इस लड़ाई में हम कामयाबी हासिल करके ही दम तोड़ेंगे। आज आप तमाम साथियों ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। आपने इनके झूठ को झूठ साबित किया और एक बहुत बड़ा पैगाम आपने बाकी मुल्क में भेजा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी उतनी ही मजबूती से बात करता है और तमाम खितों के लिए बात करता है, तमाम मजहबों के लिए बात करता है, हर एक के लिए बात करता है। उसके लिए मैं आप सब शुक्रगुजार हूँ। अब गोविंद राणा साहब की तरफ से मैं फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे का मौका मिला। ये जमीन बहुत जरखेज है। इस जमात को कितनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी वो अल्लाह है और आप जानते हैं। यहाँ के मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को जब ये शुरुआत हुई थी तो कहते थे ये पाकिस्तानी लोग हैं, एक मिनट और बार बार यही कहते थे। अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाना होता तो वो 47 में चला गया होता, कोई रोक नहीं सकता था। ये बीजेपी वाले आज लखन पार से पार होते, मगर वो मर्द मुजाहिद आया जिसका नाम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसे लोगों से कहा कि हमारा रास्ता इस तरफ है, हमारा रास्ता उस तरफ नहीं है, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ है, बीजेपी के हिंदुस्तान की तरफ नहीं। उस हिंदुस्तान की तरफ जिसमें सब धर्म बराबर रहेंगे, सब धर्मों की इज्जत होगी, हर मर्द और औरत की इज्जत होगी, वो गरीब हो या अमीर हो, और हर एक को मौका मिलेगा तरक्की करने का, कोई किसी को रोकेगा नहीं। तुमने जो खाना है खाओ, जो तुमने पीना है वो पियो, जैसे रहना है तुम रहो, तुम्हें इसकी आज़ादी है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई ऐसा काम न करना जो किसी दूसरे मजहब को आपके खिलाफ कर दे। भाईचारे के लिए आप लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए वैसे उसूल करने पड़ेंगे। मैं उस हिंदुस्तान का आदमी था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा वतन कोई और है। और जब मैं यहां नहीं था, विलायत में था, लोग ढूंढने लगे, लीडर ढूंढने लगे फारूक अब्दुल्ला कहां है कि जम्मू कश्मीर को बचा सके। मैं लीडरों का नाम नहीं लूंगा। लोग कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस मार गई, है ही नहीं, इसका कोई अता पता ही नहीं है। झुकने आए कि वापस आओ, इस वतन को बचाओ, क्योंकि ये जानते थे कि एक जमात है जिसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही बचा सकती। कोई बीजेपी को नहीं ढूंढ रहा था। ये बड़े नारे मारे, ये हमारे पुतले जलाएं जितने मर्जी है और जलाओ, फारूक अब्दुल्ला तुम्हारे पुतलों से डरने वाला नहीं। मेरे सामने तो आओ,
और मेरी दलील का जवाब दो। मैं डंडे नहीं उठाता, मैं पत्थर नहीं मारता, मैं किसी की मूर्ति नहीं जलाता। फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर धर्म की इज्जत करता है, हर धर्म की। कभी भी हमने ये नहीं सोचा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई, ये बौद्ध है। पैदा करने वाला वो है सबको। किस तरह कोई नमाज पढ़ता, किस तरह कोई मंदिर जाता है, ये उसका काम है। उसका जवाब उसने देना है जब उसके पास जाएगा। ये जो बड़े सूरमा बनते हैं और कहते हैं ये हिंदुओं की पहचान है, जरा मुझे बताएं ना, दिवाली आने वाली है, आ रही है नहीं आ रही? तो पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी ही नहीं, गणेश जी की। आप भूल गए कि गणेश जी की पूजा करते हैं, और गणेश जी की इसलिए पूजा करते हैं कि गणेश जी, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे हुए, उनकी बीवियां, उनके 2 बच्चे हुए, उनकी बीवियां अगर मिलके देखें तो वो क्या कहती हैं? इंसान का स्वास्थ्य, इंसान को प्यार, इंसान को तरक्की और इंसान के लिए सारी आसाइश, ये एक गणेश जी की औलाद की तरफ से है। हम ये समझते हैं सिर्फ पैसा बनाने की बात है, ये लक्ष्मी कहीं नहीं है। तो इनसे पूछो ना, इनको पता भी नहीं होगा। जो इतने बड़े बड़े सूरमा बनते हैं कि हम हिंदुओं के लाज हैं, मैं उनसे पूछता हूं, और फिर हम पे दावा मारते हैं। अरे तुम्हें अगर इतना है तो हिंदुस्तान की फौज को क्यों रखते हो? जरा बॉर्डर पे जाओ ना और जरा मुकाबला करो। कौन कहता? मैं तो नहीं रोक रहा हूं, जाओ जरा अपनी सुरमाई दिखाओ ना, हमें क्यों दिखा रहे हो? तो तुम कांपने लगते हो। ये हम थे, ये जमात थी, इसमें वो सपूत थे। जब कबाली आए उनने अपनी जानें दी, मगर श्रीनगर पे काबू करने की इजाजत नहीं दी। लकड़ी की बंदूकें निकाली हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने। आज ये बड़े हिंदुस्तानी बड़े फिरते हैं, और हमें कहते हैं हम एंटी नेशनल हैं। अरे मियाँ जी ये बताओ, जब जनीवा में फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे उस वक्त तुम कहां थे? तुम्हारा लीडर मेरे साथ था, अटल बिहारी वाजपेयी। और जब इनसे कहा गया बोलो, सुनो, चुप प्लीज, चुप करो, कोई नहीं बोला। एक फारूक अब्दुल्ला था जिसने बोला और उनकी बोलती बंद थी। आज फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी, आज फारूक अब्दुल्ला चीनी। अरे जरा आओ ना मेरे पास, मैं भी दिखाता हूं मैं क्या हूं। मैं 85 साल का उम्र हुआ, एक थप्पड़ मारूंगा तो पानी हाथ से ऊपर उड़ जाऊं। ये नहीं समझना कि मैं तुमसे डरता हूं। खबरदार, नहीं समझता कि ये जमात तुमसे डरती है। हमने तुम्हारा मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे, और इंशाअल्लाह जीत के दिखाएंगे तुमको। तुमने लोगों से वादे किए, झूठ वादे। कहा जमीन कहीं नहीं जाएगी, जमीन तुम्हारी, नौकरियां तुम्हारी, सारा कुछ तुम्हारा। जरा बाहर निकलो ना, जरा फारूक अब्दुल्ला के सामने बोलो ना।
ये पूछते हैं कहां गए तुम्हारे वादे के? बड़ी तरक्की होगी, जैसे उमर साहब ने कहा, कारखाने कारखाने लगेंगे, कोई फाके नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आज बेकारों को देखो किस तरह सड़कों पे खड़े हैं। आज उन एम्प्लॉइज को देखो जो टेम्पररी हैं और बेचारे ये नहीं जानते कि कल की रोजी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको क्या बोलोगे? 28 साल वादे किए गए कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे। 5 साल तो हो गए इनके। ये 5 साल भी बहुत जल्दी, जैसे ये ट्रंप जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी चले जाए। वो कश्मीरी पंडित आज भी यहीं पे बैठा हुआ है, आज भी इंतजार कर रहा है वो दिन कब आएगा। कब तक नफरत फैलाओगे? कब तक इनको इस्तेमाल करोगे अपने वोट के लिए? तुमने सिर्फ इनको वोट के लिए इस्तेमाल किया, इनको कुछ दिया नहीं। सिर्फ इनसे कहा हाँ हाँ हम तुम्हें दिल से लगा दें, और दिल से लगाने के बजाय जूतों से बाहर निकाल दिया। और फिर ये कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी नेशनल है। भाई साहब ऐनक जरा ठीक करो, तुम्हारा नंबर जरा कमजोर हो गया है। जरा किसी अच्छे आंखों वाले डॉक्टर के पास जाओ, अपनी ऐनकें बनवाओ। हम उनमें से नहीं है जिनको तुमने जर खरीद बना रखा है और उनके पकड़े कपड़े फैलवाते हो कि देखो जी ये हिंदुस्तानी दिखा रहा है। अगर कपड़े फाड़ने से और पैसे देने से वो फाड़ रहा है तो जितनी मर्जी फटवाओ और वो नए कपड़े बना लेंगे तुम्हारे पैसे से। कि हमने इतने नंबर बढ़ाए और फिर नए लीडरशिप लाने वाले हैं। आहा, आसमान से आएंगे, पैराशूट से गिरेंगे। नई तंजीम शुरू होने वाली। अरे कितने बेईमानों को खरीदोगे? कब तक खरीदोगे? आज तुम 10 रुपए दोगे, कल दूसरा आएगा वो 20 रुपए देगा, तुमको भी छोड़ देंगे। उसका इंतजार करो, वो होने वाला है। हमने देखा है, मैंने अपनी उम्र में बहुत देखा है। ये वही है जो हमारे साथ आए फिर हमें छोड़ा, फिर आए फिर छोड़ा। ये फारूक अब्दुल्ला ही था कि जिसने इनको छुरा नहीं मारा, सीने से लगा लिया। मैंने कहा वो पकड़ेगा इनको, वो मैं नहीं पकड़ूंगा। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि तुमने माफ करना, तुम मेरे पर छोड़ दो। और मैंने उनका हाल देखा कईयों का, कोई कैंसर में पड़ गया, कोई किसी और चीज में पड़ गया, उनका नामो निशान नहीं दिखा, इनका भी नहीं दिखेगा। मगर आपसे कहता हूं कि झूठ से घबराइए, शैतान से घबराइए। वो झूठी बातें लेकर आता है गांव में आपको वर्गलाने के लिए। आए नहीं थे बिल नंबर 9, आहा, आप पाकिस्तानी इधर से आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा कर लेंगे और आपको घर से निकालेंगे। था या नहीं? तो मुझे दिखाना कौन पाकिस्तानी आया और कौन सी जमीन पे कब्जा किया और कहां है? तो मुझे दिखाओ कितने झूठ बोलोगे इस गरीब कौम को, जो तुम्हारी बातों पे वर्गला जाते हैं, जो बिल्कुल फिसल जाते हैं। हाँ हम तुम्हें रोटी देंगे। तुम कौन हो रोटी देने वाले? रोटी देने वाला तो ऊपर वाला है। जिस दिन वो रोटी नहीं देगा कोई देने वाला नहीं है। तुम लोगों ने भी देखा हो किसानों, तुम्हारे खेत तैयार होंगे मगर नहीं चाहता होगा तुम्हारे घर आए, ऐसे ओले बरसाएगा कि तुम्हारी सारी चीज खत्म कर देगा। वो है ताकतवर, उसके सिवा कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूं आपस में भाईचारा रखो। ये भाईचारे को मिटाना चाहते हैं,
ये मुसलमान को जिस तरह अंग्रेजों ने किया, एक अखाड़े में मुसलमान को रखा, एक में हिंदू को, एक में सिख को, एक में ईसाई को। ये हमें तोड़ मोड़ करके जिंदा रहना चाहते हैं, होशियार रहना। ये मुल्क जो है मद्रासी कहां है, उसने कभी 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं देखा। आज वो लद्दाख के बॉर्डर पे खड़ा है जहां टेम्परेचर -20, -30। क्या है मेरे में और कश्मीरी में और उसमें क्या है? न खाना वैसा, न पहनना वैसा, न चलना वैसा, न रिवाज वैसे। मराठी को देखो, बंगाली को देखो, न जबान हमारे से मिलती। डोगरी कहां, कश्मीरी कहां, शीनो कहां, तमिल कहां, कन्नड़ा कहां, मराठी कहां, बंगाली कहां, भोजपुरी कहां? मगर किस चीज ने हमें रखा? इनकी मेहरबानी से नहीं। ये जो आज दना रहे हैं, इस धरती की मेहरबानी से कि हमने रहना है, इकट्ठे चलना है और एक दूसरे को पहचानना है। फारूक अब्दुल्ला पे आरोप लगाओ, फारूक अब्दुल्ला तुमसे डरने वाला नहीं है। मेरा जवाब है जो उसको सामने देना है, वही मेरा मालिक है। तुम मेरे मालिक न कभी बन सकते हो, न कभी हो सकते हो। डराओ, कितना डराओ? अरे जान ही तो ले सकते हो, और क्या है? वो भी तुम्हारे हाथ में है, वो भी वही लेगा जब उसको लेनी। 85 साल की उम्र का होने वाला, अभी भी जवान। ईमानदारी से कहता हूं, मेरी जैसे आवाज किसी और से निकल नहीं सकेगी। वो तो तैयार है उधर जाने के लिए, मरघट के लिए। मैंने कहा उधर नहीं, मैंने इधर ही रहना है। जब तक मैंने इस रियासत के लोगों को अपना हक नहीं दिला दूंगा, तब तक फारूक अब्दुल्ला सोने वाला नहीं है, नहीं सोने वाला। मुझे अल्लाह ने सर्टिफिकेट दी है कि मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए जिंदा हूं। और जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन मैं चला जाऊंगा। इसे घबराइए मत, छाती निकाल के चलो और हंसो इनके ऊपर। जब ये गाली मारते होंगे हंसो यहां से गाली मारने की जरूरत नहीं है। वो कमजोर गाली देता है, बहादुर गाली नहीं देता। बहादुर लत नहीं उठाता, बहादुर उसको स्माइल देख के उसको कहता है और कर, और कर, और दिखा, और बता, कितने और पुतले जलाएगा? जला यार, देखो देखो मर्जी कर, हमारा क्या है? देखो कौन आया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपनी जमात को मुनज़्ज़म करो। हमारी जमात में भी ऐसे लोग होंगे, मैं आपसे कहता हूं, जिनका ईमान इधर उधर होगा, इधर है या उधर, कुर्सी आई या कुर्सी गई। भैया कुर्सी देने वाले भी तुम ही हो, लोग ही हैं ताकत। राज ताकत नहीं है, लोग है ताकत, ये याद रखना। इसलिए सोच के जब भी इलेक्शन आए, सोच के उस इस्लाम को उठाओ जो लोगों की मदद करेगा, जो लोगों के लिए अपनी जान को कुर्बान करेगा, जो अपने नहीं करेगा बल्कि ये सोच के करेगा कि मैंने आया हूं तो मुझे उसके लिए करना है, जिसने मुझे वो पर्ची दी है, और जिसने नहीं दी है उसके लिए भी मुझे काम करना है, क्योंकि जवाब उसके पास है, उसके बगैर किसी के साथ जवाब नहीं। डरना नहीं, हिम्मत कर। बयान आया, फारूक अब्दुल्ला चाइनी की बात करता है, कईयों को गाश आ गया, यहाँ लीडरों को गाश आ गया, मर गए, हम बैठ गए, खत्म।
अरे अगर इतनी जल्दी तुम खत्म हो जाओगे तो फिर हमारा रहेगा क्या, अगर तुम इतनी जल्दी तुम्हारी फूक निकल गई। यहाँ तो कोई पंप भी ऐसा नहीं है जिसे हम फूक भर सकें। इसीलिए आपसे कहता हूं, यहां ऐसे लोग भी हैं जैसे उमर साहब ने कहा, जिनका काम है किसी न किसी तरीके से लोगों में इंतशार पैदा करो, डर पैदा करो, घबराहट पैदा करो। हाय हाय क्या होगा, हाय कश्मीर चला पाकिस्तान को, हम किधर जाएंगे, हमारा क्या होगा। अरे कोई गया आज तक 70 साल में? तो फिर मुझे बताओ डराते किसको? भैया यहाँ क्या हो गया इसको? जरा थोड़ी सी आवाज को बढ़ाओ। इसलिए कि घबरा रहे। हाँ, हम अपनी पहचान के लिए लड़ाई करेंगे, वो हमें किसी से भी कर, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमने कसूर क्या किया था? तुमने अपनी पार्टी का एजेंडा हिंदुस्तान का एजेंडा बना दिया क्या? भारत बहुत बड़ा है, तुम्हारी पार्टी से बहुत बड़ा पार्ट हिंदुस्तान है। ये ना समझना कि हिंदुस्तान तुम्हारा है। बड़ी हुकूमतें आई और बड़ी हुकूमतें गई और आपका भी एक दिन जाने का वक्त आ जाएगा। घबराओ मत। ट्रम्प भी बड़ा चिल्ला रहा था, ओहो let I win there, I am here, I do this and I do that and this। आज दिल्ली जैसा बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में और कोर्ट में जा रहा है कि मैं कोर्ट से कोई मदद मिली। 2 कोर्टों ने तो उसको बिठा ही दिया। ताकत आपके हाथ में है, याद रखना भाइयों बहनों, ताकत तुम्हारे हाथ में है, याद रखना। ताकत किसी के हाथ में नहीं है। और कभी इस बात पर नहीं जाना कि तुम पाकिस्तानी। जो कहेगा उसे को जरा है, हमें जो दिखता है तू ही है पाकिस्तानी। तेरे दिल में पाकिस्तान का वो छुपा हुआ है, इसलिए हमें बोल रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो पहले पाकिस्तानी जिंदाबाद नारा मारेंगे वही। इसलिए हिम्मत आपको रखनी है। मुझे खुशी है कि इतने महीनों के बाद मुझे मौका मिला, मुझे उसने मौका दिया और बहुत पवित्र दिनों में मैं आ सका। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं जो कोरोना वायरस से गुजर गए। जवान भी गुजरे, बूढ़े भी गुजरे। ये बीमारी बहुत सख्त, बहुत सख्त, हालत बहुत खराब। मैं तो इस हुकूमत से पूछता हूं, जब मैंने पार्लियामेंट में इनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है और बड़े तरले मारते हो कि हमने तो बाहर ये कर दिया। तुम्हारे अस्पताल में वेंटिलेटर्स बढ़ गए हैं, 30 वेंटिलेटर काम ही नहीं करते और फिर कहते हो हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। 370 के बाद तरक्की कर रहे हैं। यहां तरक्की होगी जब यहां की हुकूमत होगी, यहां के लोगों की हुकूमत होगी और अपने हुकूक का हुकूमत होगी, तब तरक्की। ये 3 तुम्हारे मार्शल ठीक है, जब तक हैं एक दिन वो भी कुर्सियों से उतर जाएंगे। ये कुर्सियां रहने वाली, उन मार्शलों को बोल देना मेरी तरफ से, वो भी जाने वाले। अगर अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी जमात को मजबूत करो। जब तक तुम्हारी जमात मजबूत है तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता और तुम्हारी जमात को गिराने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। होश करो। हमने गुपकार का ये माहिदा किया, किस लिए किया, क्यों किया? हमने कभी ये नहीं सोचा कि जम्मू अलग है, कभी नहीं सोचा कि लद्दाख अलग है, मगर उस वक्त हम किसी से बात नहीं कर सके।
जल्दी करना पड़ा। आज आए हैं, सबसे मिल के चलना है। मुद्दे दो हैं, 370 को वापस करो, 35A को वापस करो, और जो तुमने ये कानून लाए हैं इनको लखनपुर से बाहर निकालो। हमारी ये लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई नहीं है कि हमने मुल्क को छोड़ना है, वो लड़ाई नहीं है। ये जो लोगों में फैलाते हैं ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है। अरे पाकिस्तानी तो तुम हो जो उनके बारे में ये कहते रहते हो, तुम ही तो हो जो उनको और उठा रहे हो। बिरयानी खाने को यही जाते हैं, यही तो करते हैं और यही करते रहेंगे। हम कपड़े फाड़ कर नहीं दिखाते, हमें कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं थे और रहेंगे। से ये जो इनके ये अलट शलट चीज़ें हैं, हम लोगों में फर्क करना, कश्मीरी अलग है, जम्मू वाला अलग है, लद्दाखी अलग है, उनकी गलत फहमी है। ये तीनों हिस्से इस रियासत के एक हिस्सा है और इंशाअल्लाह रहेंगे, ये याद रखिए। बस मैंने कहा पहले गणेश जी की पूजा जरा जोर से करना तो कुछ हो जाएगा आप लोगों का और हमारा भला होगा। और दिवाली में एक गुजारिश करूंगा, ताकि आप माने या न माने, मानी जाए, पटाखे जो है वो मेहरबानी करके कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले ही हवा खराब है और वो बीमारी हमारे सर के ऊपर है। और मेरे जैसे आदमी को और कई हमारे जैसे बूढ़े जो हैं उनको ये मार देगा। मुझे नहीं मारेगा, इसलिए आपसे कहता हूँ दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान आपके ऊपर हर एक मेहरबानी करे और हम में भाईचारा बना रहे, बस भाईचारा रखें। आराम से आराम से। हो गया।